गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइव क्लास में हमने लिया था कि लघु बीजाणुदानी है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसका विकास किस तरीके से होता है। और हमने लिया था कि लघु बीजाणुदानी की संरचना के अंतर्गत उसमें परागविधियाँ कौन कौन सी है। आज हम उसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, हम जो ले रहे थे लघु बीजाणुधानी या परागकोश, उसमें परिणत विभाजन के विकास प्रक्रिया में परिणत विभाजन के दौरान दो प्रकार की कोशिकाओं के स्तर बन रहे थे। एक प्राथमिक परागभित्ति कोशिकाएं और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाएं। तो उसमें परागभित्तियां ली थी या पराग कोश भित्तियां, और ये वाली हैं एक निश्चित क्रम में होती हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित क्रम था इनका परिधि से केंद्र की ओर, और उसमें सबसे बाहर बाह्य त्वचा थी, दूसरी एंडोथीसियम थी, थर्ड थी वो मध्य प्रत्यय, और चौथी थी वो थी टेपिटम। लाइव क्लास में हमने ले लिया था कि बाह्य त्वचा है, उसका कार्य सुरक्षा करना, एकल स्तरीय होती है। एंडोथीसियम के बारे में लिया था, प्रस्फुटन में सहायक होती है, एकल स्तरीय होती है। मध्य परतों के बारे में लिया, 3 से 4 स्तरीय होती है, और इसका भी कार्य होता है कि अपघटित होकर अपना पोषण टेपिटम कोशिकाओं को देती है ताकि लघु बीजाणु हैं उनको पोषण मिल सके। और टेपिटम के बारे में कुछ लिया था कि ये सब परागभित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है, ये एकल स्तरीय होती है, और साथ ही सघन जीवद्रव्य युक्त विकास प्रक्रिया के दौरान ये सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। ये पोषण प्रदान करके परागकणों को विकसित करने में सहायता करती है। अब हम लेते हैं कि टेपिटम है कितने प्रकार की होती है, अगर ये नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ता है परागकणों के ऊपर। तो टेपिटम के प्रकार, टेपिटम परत परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है, एकल स्तरीय होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक अमीबीय या पेराप्लाज्मोडियल, दूसरी ग्रंथिल या श्रावी टेपिटम। अमीबीय में लें तो देखिए, अमीबीय वाली जो टेपिटम सेल्स होती हैं वो स्थिर न होकर, या यूं कहें कि अपना आकार वगैरह स्थिर नहीं रख पाती है, और गमन करके अलग अलग जगह या अलग अलग परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये वाली है ट्रेंडेस्किया है, टाइफा है, इस प्रकार के
जो पादप होते हैं उनमें पाई जाती है, जबकि जो ग्रंथिल या स्त्रावी है वो अधिकांश से आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें उपस्थित होती है। तो यहाँ हम लें तो टेपिटम है दो प्रकार की, एक है अमीबीय टेपिटम कोशिकाएं और दूसरी है वो या तो ग्रंथिल कह सकते हैं या श्रावी। इस वाली की बात करें ये परिवर्तनशील होती हैं, गमन करके लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। उदाहरण लेना चाहें तो इस प्रकार की जो अमीबीय टेपिटम कोशिकाएं हैं वो ट्रेंडेस्किया है, टाइफा है, इस प्रकार के पादपों में पाई जाती हैं। ग्रंथिल की हम बात करें स्थिर होती हैं, साथ ही ये अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती हैं। कहने का मतलब स्थिर, पोषक पदार्थों का ये स्राव करती है, अधिकांश आवर्त बीजियों में उपस्थित। अधिकांश आवर्त बीजियों में उपस्थित। तो ये तो था टेपिटम के प्रकार, यानी कि टेपिटम है वो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं वो उपस्थित होती हैं। ये प्रकार है उन कोशिकाओं के स्वभाव पर आधारित है। कहने का मतलब है कि टेपिटम की कोशिकाएं स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक तो अमीबीय, दूसरी ग्रंथिल। जो ग्रंथिल है वो आवर्त बीजियों में सर्वाधिक पाई जाती है। और लें टेपिटम है, टेपिटम की कोशिकाओं में लिपिड या वसा की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्रोयूबिस्काई कहते हैं। और वही प्रोयूबिस्काई है बाद में यूबिस्काई में बदल जाती है और स्पोरोपोलेनिन का जमाव होकर जो परागकण होते हैं उनके ऊपर बाह्य चोल निर्मित करती है। यानी कि टेपिटम कोशिकाएं हैं, टेपिटम कोशिकाओं में वसीय या
लिपिड की गोलाकार संरचना पाई जाती है। गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे प्रोयूबिस का, और यही जो प्रोयूबिस्काय है बाद में यूबिस्काय का निर्माण कर लेती है। जो संरचना होती है वो प्रोयूबिस्काय। प्रोयूबिस्काय है यूबिस्काय में, और यूबिस्काय है स्पोरोपोलेनिन रसायन। ये बनाती है जो परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करती है। तो टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर जो लिपिड या वसा की बनी हुई गोलाकार जो संरचनाएं पाई जा रही थी प्रोयूबिस्काय थी, और प्रोयूबिस्काय यूबिस्काय में बदल जाती है। स्पोरोपोलेनिन है वो जमाव होकर फिर जो परागकण है उनके ऊपर बाह्य चोल का निर्माण करता है। अब हम बात करें कि अगर परिवर्धित होने से पूर्व परागकणों को ये टेपिटम कोशिकाएं हैं या टेपिटम लेयर है वो नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए टेपिटम कोशिकाओं का जैसा कि हमने लिया है, इनका कार्य होता है वो परागकणों को पोषण प्रदान करना। अगर परिवर्धन से पूर्व ये नष्ट हो जाती है तो परागकणों को पोषण नहीं मिल पाएगा, फलस्वरूप परागकण हैं या तो बंधे रह जाते हैं। यानी कि इनका कार्य क्या था, पोषण। अब ये नष्ट हो रही हैं, नष्ट हो गई, परिवर्धन से पूर्व ही नष्ट हो गई तो परागकण हैं या तो उनका परिवर्धन रुक जाएगा या फिर वो बन भी जाते हैं तो वो परागकण बंधे रह जाते हैं। ये तो थी बात कि जो पराग भित्तियां थी वो 4 थी और सबसे आंतरिक थी वो टेपिटम थी। टेपिटम कितने प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, तो स्वभाव के आधार पर वो कोशिकाएं 2 प्रकार की थी, अमीबीय और जो थी वो स्रावी। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं या लघु बीजाणुधानी की जो दूसरी परत होती है वो थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। देखिए प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो परिवर्धित होकर बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है, या यूं कहें कि उनमें समसूत्री विभाजन होता रहता है और समसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि ये वाली कोशिकाएं हैं वो परिवर्धित होकर बीजाणु जन
मात्रे कोशिका, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में एमएमसी या फिर इसका अन्य नाम है पोलन मदर सेल, जिसको पीएमसी कहते हैं, निर्माण करती है। कहने का तात्पर्य है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमने लिया तो यहाँ जो दो प्रकार की कोशिकाओं का स्तर पाया जा रहा था उसको हम रेखीय चित्र से या रेखीय तरीके से भी व्यवस्थित कर सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, लघु बीजाणुधानी, इसका विकास हो रहा था और विकास के दौरान एक तो जो कोशिका स्तर बन रहा था वो था प्राथमिक प्राग कोश भित्तियां, दूसरा वो था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसमें ले ये तो परिवर्धित होकर बना रही थी वो प्राग कोश भित्तियां, प्राकोश भित्तियां, और ये परिवर्धित होकर जो बना रही है वो लघु बीजाणु मात्रे कोशिका, या जिसको प्राग मात्रे कोशिका भी कह सकते हैं। फिर देखिए, प्राकोश भित्तियां थी, हमने पूर्व में भी लिया है, 4 प्रकार की थी। बाह्य त्वचा, कार्य था सुरक्षा, एंडोथीसियम, कार्य था प्राकोश के प्रस्फुटन में सहायक, थर्ड थी मध्य प्रत्यय, कार्य था पोषण में सहायक, पोषण में सहायक। चौथी जो सबसे आंतरिक थी टेपिटम, प्राकणों को पोषण प्रदान करना। और प्राग मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। सारांश वाली बात ये थी कि लघु बीजाणुधानी का विकास होता है तो विकास प्रक्रिया के बाद में ये 2 स्तर बनते हैं और ये 2 स्तर फिर आगे अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करते हैं और आगे लास्ट में लघु बीजाणु या परागकण बनते। अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, जैसा कि लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमने लिया था, जो टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ जो कोशिकाओं का समूह था, जिसको प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाएं कह रहे थे, उसकी कोशिकाएं हैं समसूत्री विभाजन करती रहती हैं और आकार में बड़ी हो जाती हैं, तो उन वाली कोशिकाओं को कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या प्राग मात्र कोशिका। और यही वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित संरचनाएं बनती हैं जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होती हैं। उन्हीं को लघु बीजाणु कहा जाता है, जो एक प्रकार के नर युग्मक का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य था कि यहाँ जो बात थी वो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं, और यही आगे बदलती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको PMC भी कहते हैं, पोलन मदर सेल, प्राग मात्र कोशिका। इसमें बदल गई, इस वाली में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट भी होता है और सेकंड भी होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ आधी रह जाती है, और यहाँ जो संरचना बनेगी या जो प्रोसेस हो रही है उसको लघु बीजाणु जनन, और जो बन रहे हैं उनको लघु बीजाणु या बीजाणु चतुष्क। ये प्रक्रिया ही थी। कहने का तात्पर्य है कि आकार में जो बड़ी कोशिकाएं बन गई प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से, उनको जो द्विगुणित हो उनको कह दिया PMC या MMC। इस वाली में अर्धसूत्री विभाजन हुआ फर्स्ट और सेकंड, और ये 4 कोशिकाओं का जो समूह बना उसको लघु बीजाणु। प्रारंभ में जो ये बीजाणु होते हैं वो केलोज नामक प्रोटीन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनके घुल जाने के कारण, मतलब केलेज एंजाइम की क्रिया के कारण ये अलग अलग हो जाते हैं और गोलाकार अगुणित संरचना का रूप ले लेते हैं। वो संरचना प्राग
कण कहलाती है। तो हम यहाँ लघु बीजाणु जनन है उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ये तो पूरी प्रोसेस थी कि द्विगुणित जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड हो रहा था और उसके होने से लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा था। ये पूरी प्रक्रिया है वो लघु बीजाणुधानी में होती है। तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है या लघु बीजाणु जनन को हम परिभाषित करें तो वह प्रक्रिया जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं वो क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और ये बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते। ये प्रक्रियाएं थी। तो लघु बीजाणु जनन को हम परिभाषित कर सकते हैं। प्राथमिक या यूं कहें लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लघु बीजाणु चतुष्क या टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते। यानी कि 4 के समूह में व्यवस्थित होते हैं और इनमें भी हम देखें तो ये आपस में कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं और कैलेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा जब कैलोज घुल जाता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं लघु बीजाणु और गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं, तब इन्हें परागकण कह देते हैं। तो इन चतुष्क के व्यवस्थित होने के आधार पर चतुष्क हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो चतुष्क थे वो किस तरीके से व्यवस्थित थे उसके आधार पर ये हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक है वो होता है चतुष्क फलकीय, दूसरा सम द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक, तीसरा हम लेना चाहें तो क्रोशित, चौथा है वो रेखिक और 5वां टी रूप में। यानी कि बनने वाले जो चतुष्क थे वो
यहाँ 5 तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं, समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोशित, रेखिक और टी रूप में। इसकी हम बात करें चतुष्फलकीय की, अधिकांश आवर्तबीजियों में उपस्थित, अधिकांश द्विबीजपत्री हैं, द्विबीजपत्री पादपों में उपस्थित। यहाँ हम देखें जो 3 बीजाणु हैं, लघु बीजाणु हैं, बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा इनके पीछे स्थित होता है, इनके पीछे स्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये हमने ये बना लिया, तो उसमें ये 3 बीजाणु हैं, वो तो हमें दिखाई देते हैं। चौथा इनके पीछे स्थित होता है, तो ये चतुष्फलकीय में आ जाता है। फिर समद्विपार्श्विक स्थिति, ये स्थिति है एक बीजपत्री पादपों में उपस्थित, यानी कि एक बीजपत्री पादप हैं उनमें उपस्थित होती है। और यहाँ भी हम देखें तो जो लघु बीजाणु हैं वो चारों लघु बीजाणु सामने से दिखाई देते। चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित, ये स्थिति होती है। क्रोशित की हम बात करें कि इसमें जो दो लघु बीजाणुओं का समूह है वो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होता है। एक दूसरे के समकोण पर स्थित, यानी कि स्थिति यहां ये बनती है। एक दूसरे के समकोण पर। रेखी की हम बात करें तो चारों लघु बीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रोशित का उदाहरण हम लेना चाहें तो मैग्नोलिया, यानी कि यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। रेखिक वाले में चारों लघु बीजाणु है वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित थे, और ये वाला है इसका उदाहरण, यानी कि रेखीय वाले में ये स्थिति थी, जो चारों लघु बीजाणु थे वो इस तरीके से व्यवस्थित थे। एग्जाम्पल लेना चाहें तो हेलोफिला, हेलोफिला। फिर टी रूप की हम बात करें
तो इस वाले में 2 लघु बीजाणु हैं, 2 लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ होते हैं और 2 लघु बीजाणु हैं वो लंबवत होते हैं या अनुदैर्ध्य होते हैं। यानी कि स्थिति कैसी आएगी कि 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ, 2 अनुदैर्ध्य। एग्जाम्पल हमें इसका लेना चाहें तो एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया नामक पादप में इस प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं। यहाँ स्थिति ये बनती है कि 2 तो अनुदैर्ध्य हो गए और 2 हैं वो अनुप्रस्थ हो गए। तो लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के दौरान लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु चतुष्क या टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनके व्यवस्थित होने का प्रक्रम है या व्यवस्थित होने का तरीका है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोशित, रेखिक और टी प्रारूप होता है। तो ये था लघु बीजाणुओं के जो क्रम था किस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे थे।